दोस्तों, आज मैं आपको ग्रेट ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ के बारे में कुछ जानकारियां दूंगा। सबसे पहले तो ये कि एलिजाबेथ द्वितीय ब्रिटिश इतिहास में सबसे लंबे समय तक राज करने वाली सम्राट थी। अभी हाल ही में जून 2022 में अपनी प्लेटिनम जुबली के साथ उन्होंने सिंहासन पर 70 साल पूरा होने का जश्न मनाया था। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय 6 फरवरी 1952 को रानी बनी और 2 जून 1953 को उनको ताज पहनाया गया। वह प्रिंस चार्ल्स की मां थी जो सिंहासन के उत्तराधिकारी थे। साथ ही प्रिंसेस विलियम और हैरी की दादी भी थी। ब्रिटिश इतिहास में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले सम्राट के रूप में उन्होंने अपने शासन को और अत्यधिक आधुनिक और बदलती जनता के प्रति संवेदनशील बनाने की पूरी कोशिश की थी। उनकी खूबी यह थी कि ताज से जुड़ी परंपराओं को बनाए रखते हुए भी बदलती जनता के लिए और समय के हिसाब से उन्होंने शासन को भी बदलने की पुरजोर वकालत की। रानी एलिजाबेथ द्वितीय का 96 साल की उम्र में 8 सितंबर 2022 को निधन हो गया, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं। उनका जन्म 21 अप्रैल 1926 को लंदन में प्रिंस अल्बर्ट ड्यूक ऑफ यॉर्क, जिसे बाद में किंग जॉर्ज 6 के नाम से जाना गया, में एलिजाबेथ बोवेस लियोन के घर हुआ था। उनका मूल नाम राजकुमारी एलिजाबेथ अलेक्जेंड्रा मैरी था। उनके जन्म के समय अधिकांश लोगों को इस बात का एहसास भी नहीं था कि एलिजाबेथ किसी दिन ग्रेट ब्रिटेन की रानी बनेगी। एलिजाबेथ, जिनका उपनाम लिलीबेट भी था, वो अपने जीवन के पहले दशक में उत्तराधिकारी होने के दबाव के बिना शाही होने के सभी विशेषाधिकारों के साथ अपने जीवन का आनंद लेने के लिए मिला। एलिजाबेथ के पिता और मां ने अपना समय लंदन में एक घर और विंस्टर ग्रेट पार्क के मैदान में रॉयल लॉज परिवार के घर के बीच बांटा। एलिजाबेथ और उनकी छोटी बहन मार्गरेट की शिक्षा घर पर ट्यूटर्स द्वारा की गई थी। अकादमिक पाठ्यक्रमों में फ्रेंच, गणित और इतिहास के साथ साथ नृत्य, गायन और कला पाठ भी शामिल थे। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध के फैलने के साथ एलिजाबेथ और उनकी बहन विंस्टर कैसल में स्थानांतरित होने के बाद लंदन से काफी हद तक बाहर हो गए। वहां से उन्होंने 1940 में अपना पहला प्रसिद्ध रेडियो प्रसारण किया। इस विशेष भाषण से ब्रिटेन के उन बच्चों को आश्वस्त किया जिन्हें उनके घरों और परिवारों से निकाल दिया गया था। 14 वर्षीय राजकुमारी ने अपने शांत और दृढ़ व्यक्तित्व का परिचय कराते हुए कहा कि अंत में सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि भगवान हमारी देखभाल करेंगे और हमें जीत और शांति देंगे। एलिजाबेथ ने जल्दी ही अन्य सार्वजनिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। अपने पिता द्वारा ग्रेनेडियर गार्ड्स के कर्नल इन चीफ नियुक्त हुई। एलिजाबेथ ने 1942 में सैनिकों का निरीक्षण करते हुए अपनी पहली सार्वजनिक उपस्थिति दर्ज की। वो ब्रिटेन के भीतर आधिकारिक यात्रा पर अपने माता पिता के साथ जाने लगी। 1945 में एलिजाबेथ युद्ध के प्रयासों में मदद करने के लिए सहायक क्षेत्रीय सेवा में शामिल हुई। उन्होंने एक विशेषज्ञ ड्राइवर और मैकेनिक बनने के लिए अन्य ब्रिटिश महिलाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर प्रशिक्षण लिया। जबकि उनका स्वयंसेवी कार्य केवल कुछ महीनों तक चला, इसने एलिजाबेथ को एक अलग गैर शाही दुनिया में एक मिसाल के तौर पर स्थापित कर दिया। राजशाही के बाहर उनका एक और ज्वलंत अनुभव था जब उसे और मार्गरेट को, यानी जब उनको और मार्गरेट को यूरोप दिवस में विजय पर नागरिकों के बीच गुमनाम रूप से घुलने मिलने की अनुमति दे दी गई थी। 1936 में जब एलिजाबेथ के दादा जॉर्ज पंचम की मृत्यु हुई तो उनका सबसे बड़ा बेटा एलिजाबेथ का चाचा किंग एडवर्ड 8 राजा बना। हालांकि एडवर्ड अमेरिकी
तलाकशुदा वालिस सिम्पसन से प्यार करता था और उसे ताज और उसके दिल के बीच चयन करना था। अंत में एडवर्ड ने सिम्पसन और एब्डिकॉटा को चुना और ताज को त्याग दिया। इस घटना ने महारानी के जीवन की दिशा बदल दी, जिससे वह ब्रिटिश ताज की उत्तराधिकारी बनी। 1937 में उनके पिता को किंग जॉर्ज 6 का ताज पहनाया गया। उन्होंने अपने पिता के साथ निरंतरता पर जोर देने के लिए जॉर्ज का नाम अपना लिया। उनकी मां महारानी एलिजाबेथ बनी। 1952 में किंग जॉर्ज की मृत्यु के बाद वह रानी मां बन गई और उनकी बेटी महारानी एलिजाबेथ द्वितीय बनी। एलिजाबेथ को 2 जून 1953 को 25 साल की उम्र में वेस्टमिंस्टर एब्बे में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का ताज पहनाया गया था। पहली बार राज्याभिषेक समारोह को टेलीविजन पर प्रसारित किया गया, जिससे दुनिया भर के लोगों ने इस आयोजन की भव्यता और तमाशा को देखा। एलिजाबेथ ने अपने दूर के चचेरे भाई फिलिप माउंटबेटन, जिन्होंने अपनी मां की ओर से अपना उपनाम माउंटबेटन जोड़ लिया था, से 20 नवंबर 1947 को लंदन के वेस्टमिंस्टर एब्बे में शादी की। एलिजाबेथ पहली बार ग्रीस के राजकुमार एंड्रू के बेटे फिलिप से मिली जब वह केवल 13 वर्ष की थी और शुरू से ही उसके साथ थी। दोनों सालों तक संपर्क में है और आखिरकार प्यार हो। उन्होंने एक असामान्य जोड़ी बनाई। एलिजाबेथ शांत और संयमित थी, जबकि फिलिप उद्दाम और मुखर थे। उनके पिता किंग जॉर्ज 6 इस जोड़ी के बारे में झिझक रहे थे, क्योंकि माउंटबेटन के डेनिश और ग्रीक दोनों शाही परिवारों से संबंध थे। उनके पास बहुत अधिक संपत्ति नहीं थी और कुछ लोगों द्वारा माना जाता था कि वे रफ स्वभाव के हैं। अपनी शादी के समय ग्रेट ब्रिटेन अभी भी द्वितीय विश्व युद्ध के कहर से उबर रहा था और एलिजाबेथ ने अपने गाउन के लिए कपड़े प्राप्त करने के लिए कपड़ों के कूपन एकत्र किए। परिवार ने विंस्टर नाम लिया, उसकी मां और प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल द्वारा प्रेरित एक कदम, जिससे उसके पति के साथ तनाव पैदा हो गया। 1960 में चर्चिल ने यह आदेश जारी करते हुए पाठ्यक्रम को उलट दिया कि उनके वंशज जिनके पास शाही उपलब्धियां नहीं थी या शादियों जैसे कानूनी उद्देश्यों के लिए अंतिम नामों की आवश्यकता थी, वे उपनाम माउंटबेटन डब्लू का उपयोग करेंगे। इन वर्षों में फिलिप ने अपने ऑफ द कफ विवादास्पद टिप्पणियों और संभावित बेवफाई की अफवाहों के साथ कई पब्लिक सिरदर्दों को पैदा किया। फिलिप का अंततः 9 अप्रैल 2021 को 99 वर्ष की आयु में निधन हो गया। अपने दूसरे बच्चे राजकुमारी शार्लोट एलिजाबेथ डायना के रूप में रानी ने 5वीं परपोती का स्वागत किया। 23 अप्रैल 2018 को उन्होंने अपने तीसरे बच्चे प्रिंस लुइस और आर्थर चार्ल्स को जन्म दिया। 6 मई 2019 को ससेक्स के ड्यूक प्रिंस हैरी और उसकी पत्नी मेगन मार्कल ने रानी को अपने बेटे आर्थर हैरिसन माउंटबेटन विंस्टर के जन्म के साथ एक और परपोता दिया। इस तरह विलियम और प्रिंस हैरी के अलावा रानी के अन्य पोते पीटर फिलिप्स, यार्क की राजकुमारी बिट्राइट्स हैं, यार्क की राजकुमारी यूजनी, जारा टिंडल, लेडी लुइस विंस्टर और जेम्स विस्काउंट सेवर्न। इस समय वे 10 बच्चों की परदादी बन चुकी थी। चार्ल्स और डायना ने एलिजाबेथ के पोते प्रिंस विलियम को जन्म दिया, जिन्हें 2011 में अपनी शादी पर ड्यूक ऑफ कैम्ब्रिज बनाया गया और 1982 में सिंहासन के लिए दूसरी पंक्ति में और 1984 में प्रिंस हैरी एलिजाबेथ विलियम और हैरी की एक समर्पित दादी के रूप में उभरी। प्रिंस विलियम ने कहा है कि उन्होंने हमेशा हमें अमूल्य समर्थन और मार्गदर्शन दिया। 22 जुलाई 2013 को एलिजाबेथ के पोते विलियम और उनकी पत्नी कैथरीन डचेस ऑफ कैम्ब्रिज ने अपने पहले बच्चे चार्ल्स अलेक्जेंडर लुई को जन्म दिया, जो आधिकारिक तौर पर कैम्ब्रिज के रॉयल हाइनेस प्रिंस जॉर्ज के रूप में जाने जाने वाले सिंहासन के उत्तराधिकारी बने। 2 मई 2015 को विलियम और केट ने अपने दूसरे बच्चे राजकुमारी शार्लोट एलिजाबेथ डायना को जन्म दिया। 23 अप्रैल 2018 को उन्होंने अपने तीसरे बच्चे
प्रिंस लुइस आर्थर चार्ल्स को जन्म दिया। 6 मई 2019 को ससेक्स के ड्यूक प्रिंस हैरी और उनकी पत्नी मेगन मार्कल ने रानी को उनके बेटे आर्ची हैरिसन माउंटबेटन मिनिस्टर के जन्म के साथ एक और परपोता किया। रानी के रूप में एलिजाबेथ ने राजशाही का आधुनिकीकरण किया, इसकी कुछ औपचारिकताओं को छोड़ दिया और कुछ साइटों और खजानों को जनता के लिए अधिक सुलभ बना दिया। जैसा कि ब्रिटेन और अन्य देशों ने आर्थिक रूप से संघर्ष किया, ब्रिटेन ने 2012 में नागरिक सूची को समाप्त कर दिया, जो कि लगभग 250 साल पहले की राजशाही की सार्वजनिक वित्त पोषण प्रणाली थी। शाही परिवार को कुछ सरकारी सहायता मिलती रहती है, लेकिन रानी ने खर्चे में कटौती की। चार्ल्स के लिए कभी कभार अलग होने के आह्वान के चार्ल्स के बावजूद एलिजाबेथ अपने शाही दायित्वों के प्रति दृढ़ रही और अपने शासन के 70 वर्ष पूरा करके अपना 90वां जन्मदिन मनाया। उन्होंने सैकड़ों धर्मार्थ संगठनों और कार्यक्रमों में के समर्थन को बनाए रखते हुए प्रतिवर्ष 400 से अधिक सार्वजनिक मीटिंगों में शिरकत करना जारी रखा। अब आप को मैं बताता हूं कि महारानी कुछ मायनों में कैसे अलग थी। एक बार जब विंडसर कैसल में आग लग गई तो शाही निवास को बहाल करने के लिए सरकारी धन के उपयोग पर सार्वजनिक आक्रोश के बीच महारानी एलिजाबेथ ने इसके लिए अपने इस निजी खर्चे पर टैक्स देने के लिए सहमत हो गई। यानी उन्होंने कहा कि जो कुछ भी इस पर खर्च आएगा उस पर मैं टैक्स दूंगी। ब्रिटिश कानून द्वारा इसकी आवश्यकता नहीं थी, हालांकि कुछ पहले के राजाओं ने भी ऐसा किया था। एक अन्य आधुनिकीकरण उपाय में वो बर्मिंघम पैलेस में राज्य के कमरों को प्रवेश शुल्क के साथ जनता के लिए खोलने के लिए भी सहमत हुए, जब वो निवास में नहीं रहती थी। 1996 में चार्ल्स और डायना के तलाक के बाद डायना ब्रिटिश और अंतर्राष्ट्रीय जनता के बीच अविश्वसनीय रूप से लोकप्रिय हो गई। अगले वर्ष उनकी दुखद मौत ने सदमे और शोक की जबरदस्त लहर को जन्म दिया। साथ ही शाही परिवार में पीपुल्स प्रिंसेस के बीमार व्यवहार के रूप में जनता ने जो देखा उसके लिए नाराजगी व्यक्त की। हालांकि महारानी एलिजाबेथ ने शुरू में परिवार प्रिंस विलियम और हैरी सहित को बाल्मोरल के लोगों की नज़रों से दूर रखा, लेकिन डायना की मौत पर अभूतपूर्व सार्वजनिक प्रतिक्रिया ने उन्हें लंदन लौटने, डायना के बारे में एक टेलीविजन भाषण देने, शोक मनाने वालों का अभिवादन करने और यूनियन जैक को बर्मिंघम पैलेस के ऊपर आधा झुका हुआ रखकर शोक मनाने की अनुमति दे दी। अब आइए हम देखते हैं कि उनकी कुल संपत्ति का मूल्य कितना है। कहते हैं कि एलिजाबेथ द्वितीय, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय अरबों की संपत्ति छोड़कर गई है। फॉर्चून पत्रिका के अनुसार महारानी अपने पीछे $500 मिलियन, करीब 40 अरब रुपए की संपत्ति छोड़ गई है। ये संपत्ति प्रिंस चार्ल्स को विरासत में मिलेगी। इसके अलावा 2.23 किलो सोने से निर्मित मुकुट पहनेंगे चार्ल्स द्वितीय, प्रिंस चार्ल्स द्वितीय, जब वो राजा बने। महारानी के बेटे प्रिंस चार्ल्स के राजगद्दी संभालने के साथ ही 105 कैरेट का हीरा उनकी पत्नी डचेस कार्नवाल कैमिला के पास जाएगा। कैसे होती थी उनकी आय? शाही परिवार और टैक्स पेयर्स की ओर से उन्हें मोटी रकम मिलती है, जिसे सॉवरेन ग्रांट के रूप में जाना जाता है। इसे वार्षिक आधार पर दिया जाता है। साल 2021 और 22 में सॉवरेन ग्रांट की राशि 86 मिलियन पाउंड से अधिक तय की गई थी। इसके अलावा उनके आय के स्रोत और भी हैं। बिजनेस इनसाइट के अनुसार महारानी ने निवेश, कला संग्रह, ज्वेलरी आदि से संपत्ति के रूप में $500 मिलियन से ज्यादा रकम जमा की थी। इसमें सैंड्रिंघम हाउस व बाल्मोरल कैसल शामिल है। शाही परिवार के पास 2021 तक $28 बिलियन की अचल संपत्ति थी, जिनमें द
क्राउन एस्टेट जो कि जिसकी कीमत लगभग 19.5 बिलियन डॉलर है। डच ची ऑफ लैंकेस्टर जो 748 मिलियन डॉलर के बराबर है। बकिंगम पैलेस जिसकी कीमत 4.9 बिलियन डॉलर है। केंसिंगटन पैलेस 630 मिलियन डॉलर है। द डची ऑफ कॉर्नवाल 1.3 मिलियन डॉलर। स्कॉटलैंड का क्राउन एस्टेट 592 मिलियन डॉलर। हालांकि रानी के मरने के बाद राजा होंगे प्रिंस चार्ल्स महाराजा, जो कि उनके उत्तराधिकारी बनेंगे। पर हमें यह भी पता होना चाहिए कि उनका अंततः चुनाव कैसे होगा। ब्रिटिश संविधान के तहत महारानी के निधन के बाद उनके उत्तराधिकारी का चयन होता है। उसके लिए ब्रिटिश अदालत के नियम जो हैं वो इस तरह से, ब्रिटिश संविधान के तहत इसकी घोषणा उसी क्षण हो जाती है जब पूर्ववर्ती सम्राट का निधन होता है। एलिजाबेथ की मौत के साथ ही उनका उत्तराधिकारी चुना जा चुका है। नए सम्राट को आधिकारिक तौर पर विशेष निकाय द्वारा राजा घोषित किया जाएगा। इसमें प्रीवी काउंसिल के सदस्य, कैबिनेट के सदस्यों सहित चयनित शाही सलाहकार शामिल होंगे। प्रीवी काउंसिल सत्र केवल तभी बुलाया जाता है जब नए सम्राट का चयन करना होता है या जब सम्राट शादी करने के इरादे की घोषणा करता है। ये राज्याभिषेक जो होगा राजनेताओं, प्रतिष्ठित सार्वजनिक हस्तियों और दुनिया भर के देशों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में लंदन के वेस्ट मिंस्टर एबी में राज्याभिषेक होगा। जॉर्ज 6 की मृत्यु के बाद जून 1993 में एलिजाबेथ द्वितीय को ताज यहीं पहनाया गया था। नया सम्राट 1701 सेटलमेंट एक्ट के तहत शासन करेगा जो उत्तराधिकार के नियमों को निर्धारित करता है। एक्ट के अनुसार राजकुमारी सोफिया द इलेक्ट्रेस ऑफ हनोवर की पोती के केवल प्रोस्टेट वंशज सिंहासन पर ही बैठ सकते हैं। रानी के मरने के साथ ही ऑपरेशन लंदन ब्रिज लॉन्च किया गया है। उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ब्रिटेन के आधिकारिक हलकों में महारानी के निधन को ऑपरेशन लंदन ब्रिज का नाम दिया गया है। ये एक तरह का प्रोटोकॉल है जिसे बर्मिंघम पैलेस की ओर से महारानी के निधन की घोषणा के बाद लागू किया गया। ऑपरेशन लंदन ब्रिज में महारानी के निधन की घोषणा तथा 10 दिनों तक शोक अवधि के बारे में पूरी जानकारी बताई गई। महारानी के मौत के दिन को डी डे का नाम दिया गया है, जबकि आने वाले दिनों के कार्यक्रम को डी डे 1, डी डे 2 और इस तरह से डी डे 10 तक रखा गया है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार महारानी एलिजाबेथ को उनके पति की कब्र के बगल में दफनाया जाएगा। महारानी का अंतिम संस्कार शाही परंपरा के अनुसार 10वें दिन यानी 19 सितंबर को किया जाएगा। स्कॉटलैंड के बालमोरल कैसल से उनका पार्थिव शरीर लंदन लाया जाएगा। यहाँ वेस्टमिंस्टर एबे में उनका अंतिम संस्कार होगा। महारानी के पति के बाजू में उन्हें दफनाया जाएगा। क्वीन एलिजाबेथ का पार्थिव शरीर स्कॉटलैंड के बालमोरल कैसल से लंदन के बर्मिंघम पैलेस पहुंचेगा। वहां से इसे वेस्टमिंस्टर हॉल लाया जाएगा। इस दौरान मिलिट्री परेड होगी। रानी के साथ साथ उनके पार्थिव शरीर के साथ साथ क्या क्या और दफन होगा। उनके पार्थिव शरीर को ताबूत में रखा जाएगा और एबे में लाया जाएगा। इस ताबूत को रॉयल स्टैंडर्ड एक तरह से के शाही कपड़ों में लपेटकर वेस्टमिंस्टर हॉल लाया जाएगा।
वेस्टमिंस्टर हॉल लाया जाएगा। वहां पहुंचने के बाद ताबूत पर इंपीरियल स्टेट क्राउन रखा जाएगा। ये शोक 7 दिनों तक मनाया जाएगा। बकिंघम पैलेस ने घोषणा की कि महारानी के अंतिम संस्कार के 7 दिन बाद तक शाही परिवार शोक मनाएगा। कहा जाता है कि महारानी की निधन के बाद राजा की इच्छा है कि शाही शोक की अवधि महारानी के अंतिम संस्कार के 7 दिन बाद तक रहेगी। अब राष्ट्रीय शोक 10 दिनों तक चलेगा। क्या क्या इसमें होगा? पहला दिन वेस्टमिंस्टर एबे, सेंट पॉल कैथेड्रल और विंस्टर कैसल में लगी बड़ी घंटी बजाकर शोक जताया जाएगा। महारानी को गन सैल्यूट दिया जाएगा। उनके जीवन के हर साल को याद करते हुए 96 बार फायर किए जाएंगे। ये सब हो चुका है। इस दौरान चर्च की घंटियां भी बजी। नए राजा ने देश के नाम टेलीविजन संबोधन में महारानी को श्रद्धांजलि दी। दूसरे दिन महारानी का ताबूत बकिंघम पैलेस लौटेगा। उनके पार्थिव शरीर को शाही ट्रेन या विमान से वालमोरल से लंदन लाया जाएगा। तीसरा दिन किंग जॉर्ज ब्रिटेन के दौरे पर जाएंगे। किंग चार्ल्स ब्रिटेन के दौरे पर जाएंगे। शुरुआत स्कॉटिश संसद से होगी। चौथे दिन महारानी के पार्थिव शरीर को बकिंघम पैलेस वेस्टमिंस्टर हॉल में ले जाने का रिहर्सल किया जाएगा। 5वें दिन पार्थिव शरीर को बकिंघम पैलेस से वेस्टमिंस्टर हॉल लाया जाएगा। 6ठे दिन अंतिम संस्कार का रिहर्सल होगा। 7वें दिन किंग चार्ल्स वेल्स संसद में एक और शोक प्रस्ताव हासिल करने के लिए वेल्स की यात्रा करेंगे। 8वां दिन ब्रिटेन के लोग महारानी को श्रद्धांजलि देंगे। 9वें दिन अंतिम संस्कार को पहुंचे गणमान्य लोगों का स्वागत समारोह किया जाएगा और 10वें दिन अंतिम संस्कार होगा। कॉमनवेल्थ देशों ने भी रानी के लिए अपना दुख व्यक्त किया है और शोक मनाने की घोषणा की है। भारत ने भी 11 सितंबर को एक दिन के शोक की घोषणा कर दी थी। विभिन्न राष्ट्र के अध्यक्षों ने उनके देहांत पर क्या क्या कहा, ये थोड़ा सा यहाँ मैं बता देता हूँ। जो बाइडेन ने कहा, महारानी ने अपने बुद्धिमान से हमें मंत्रमुग्ध कर दिया था। हमें अपनी दयालुता से उन्होंने बहुत प्रभावित किया था। एमेनुअल मैका, जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने कहा कि महारानी एक दयालु साम्राज्य की और फ्रांस की मित्र थी। 70 से अधिक वर्षों तक ब्रिटिश राष्ट्र की निरंतरता और एकता को मूर्त रूप दिया उन्होंने। दलाई लामा ने कहा, महारानी ने गरिमा, दया एवं सेवा की भावना के साथ एक सार्थक जीवन जिया। उनके गुणों को हम सभी को सजोना चाहिए। अलोफ सोल, जर्मन चांसलर जो हैं, उन्होंने कहा कि रानी लाखों लोगों के लिए प्रेरणा थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन जर्मनी के संबंधों को सुधारने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। जस्टिन ट्रूडो ने, जो कि कनाडा के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने कहा, कनाडाई लोगों के लिए महारानी की सेवा हमेशा हमारे देश के इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रही। एंथनी एल्बनीज, जो कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं, सालों के शोर शराबे के बावजूद उन्होंने एक कालातीत शालीनता और एक स्थायी शांति का प्रदर्शन किया। पुतिन ने कहा, व्लादिमीर पुतिन ने, कि एलिजाबेथ द्वितीय ने अपनी जनता के प्यार और सम्मान के साथ विश्व पर अपने एक अधिकार का आनंद लिया। यानी विश्व मंच पर अपने एक अधिकार का आनंद लिया। महारानी ने अपने शानदार शासन से दुनिया को प्रभावित किया। वो लोगों को सहज करती थी, ये बराक ओबामा ने कहा। अब हम जानते हैं कि महारानी जो थी एलिजाबेथ द्वितीय, वो ब्रिटेन के अलावा और कहां पर उनका मतलब रानी के तौर पर उनको ये उपाधि मिली हुई थी। वो सीधे यूके से संबंधित जरूर थी, जहां उनका शाही परिवार रहता था, पर इसके अलावा वे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जमैका, बहामासी, ग्रेनेडा, पापुआ न्यू गिनी, सोलोमन द्वीप,
तुवालू, सेंट लूसिया, सेंट विंसेंट और ग्रेनाइंस, एंटीगुआ और बाराबूडा, बेलीज, सेंट किट्स एंड नेविस। हालांकि इन देशों के राजा के रूप में रानी की भूमिका काफी हद तक प्रतीकात्मक थी। वो सीधे शासन में शामिल नहीं थी क्योंकि उसे राज्य का मुखिया माना जाता था, न कि सरकार का। हमारे देश में भी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा है कि ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने जो दुनिया को दिया है उसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। इसी के साथ मैं अपना ये आज का जो कार्यक्रम था वो समाप्त करता हूँ। आप लोगों ने इसे सुना, आप लोगों को पसंद आया होगा।